और दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी के। और यहाँ पर आज हम देखेंगे एस्टेट पीआरटी एग्ज़ाम जुलाई 2025 में जो होने वाली है उस एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण अध्ययन की काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारी एग्ज़ाम को और भी बेहतर बनाएंगे। एक क्विक रिविजन के साथ में इन प्रश्नों को शुरू करते हैं और टॉप 60 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आइए और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में वनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में है 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर सही उत्तर बन जाता है प्रश्न के लिए, वो बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि होगा यहाँ पर 6। अब देखिए यहाँ पर भारत सरकार जो वन अनुसंधान संस्थान है जिसे FSI कहा जाता है, इसने वनों को 6 प्रकार में बांटा है, जिसमें उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, शुष्क पर्णपाती, पर्वतीय और शंकुधारी वन। इस प्रकार से 6 प्रकारों में इसको वर्गीकृत यहाँ पर किया है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वही पौधा सहायक होगा जिसकी जो जड़ होती है उसके अंदर गांठें आपको देखने को मिलेगी, वहां पर वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो यहाँ पर सूरजमुखी, मक्का, मूंगफली, चावल। तो इन तीनों में से मूंगफली जो है वो एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ों में आप यहाँ पर छोटी छोटी सी गांठें देखती है, जिसमें राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं, और यही बैक्टीरिया जो होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर रूप में बदल देते हैं, और यही प्रोसेस जो होती है इसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आता है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। काफी सरल सा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो यहाँ पर प्रश्न को शामिल करने का उद्देश्य आपका इसको उत्तर आता है ये हम जानते हैं, पर प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिए आपको यहाँ पर देना जरूरी था। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं ये वनों की कटाई से संबंधित था। 1973 में सुंदरलाल जो बहुगुणा थे, इनके नेतृत्व में उत्तराखंड में ये आरंभ हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ आरंभ हुआ था, उत्तराखंड में। और चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था वनों की कटाई है उसको बचाना, उसको रोकना, यही इस आंदोलन का उद्देश्य था। आगे लेते हैं, भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था ये किस वर्ष में यहाँ पर लागू हुआ था। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए तो ये वर्ष 1986 के अंतर्गत ये था, लागू हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कछुए, सर्प, छिपकली किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों ही जो जीव हैं ये होते हैं रेंगने वाले जीव, और रेंगने वाले जीव जो होते हैं वो आते हैं यहाँ पर सरीसृप वर्ग के अंतर्गत। तो यहाँ पर सरीसृप जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। इन्हें रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, मंगल वन किस पर्यावरणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मंगल वन जो होते हैं ये यहाँ पर रेगिस्तान, पर्वतीय, दलदली या मैदानी, तो ये पाए जाते हैं दलदली क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर मंगल वनों को जो मैंग्रोव वन है वो भी कहा जाता है, और मैंग्रोव वन आप सुने होंगे कि मैंग्रोव वन जो होते हैं वो पाए जाते हैं समुद्र के तटीय क्षेत्र, जहाँ पर थोड़ा दलदली क्षेत्र होता है वहां पर पाए जाते हैं, जैसे सुंदरबन है। तो ये मैंग्रोव वन या मंगल वन के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है नाम से स्पष्ट होता है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर वर्षा का जल इकट्ठा करते हैं और भविष्य में उसके उपयोग के लिए हम उसको इकट्ठा कर देंगे। तो ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है, जिसमें हम घर के छत वगैरह से जो पानी होता है वर्षा का वो इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर उसको टैंक में उतारते हैं, जिससे हमारा जल स्तर भी बढ़े और भविष्य के लिए इसको इकट्ठा भी किया जा सके। आगे लेते हैं, ओजोन परत पर किस गैस की उपस्थिति से बनती है। तो ओजोन परत जो होती है यहाँ पर किस गैस की उपस्थिति से बनती है। तो देखिए ओजोन परत जो होगी निश्चित रूप से ओजोन गैस की ही उपस्थिति से बनेगी, और ओजोन जो परत होती है इसको अपन ओजोन गैस को हम O3 के नाम से इसको लिखते हैं, और ये हमें सूर्य से आने वाली जो हानिकारक यूवी किरणें होती हैं उनसे ये बचाती है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, प्लवक का संबंध किससे है। प्रश्न थोड़ा ऊपर हो गया, विकल्प नीचे हो गए हैं, तो आप प्रश्न को देख लीजिए। प्लवक का संबंध किससे है, वन, जल जीव, कृषि या चट्टान से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लवक का जो संबंध होता है वो होता है जलीय जीवों से। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। प्लवक
सूक्ष्म जलजीव होते हैं जो कि समुद्र नदियों में पाए जाते हैं और खाद्य श्रृंखला के एक आधार के रूप में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न बना है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन हम सभी जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसमें वृद्धि होने से ही यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर यहाँ पर गिर फॉरेस्ट गुजरात के अंतर्गत आता है और यहाँ पर जो शेर होते हैं इनके लिए ये प्रसिद्ध है, तो निश्चित रूप से एशियाई शेर जो है ये हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, सौर ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है? तो सौर ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग हम किस रूप में कर सकते हैं? कोयला उत्पादन, जल शोधन, खाना पकाने, बिजली उत्पादन या पेड़ लगाने में? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं खाना पकाने और बिजली उत्पादन में निश्चित रूप से इसका जो सही उपयोग है, सर्वोत्तम उपयोग है, वो किया जा सकता है। आगे देखिए, प्रवासी पक्षी यहाँ पर आमतौर पर क्यों स्थान परिवर्तन क्यों करते हैं? तो देखिए, प्रवासी पक्षी जो हैं वो अलग अलग मौसम या प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो होती है उनसे बचने के लिए अपने स्थान को यहाँ पर ये परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर प्रतिकूल मौसम से बचने के लिए ये प्रवासी पक्षी जो है परिवर्तन करते हैं। नीम के पौधे का उपयोग किस उद्देश्य से होता है? तो नीम हम जानते हैं कि ये गुण वाला एक औषधि पौधा होता है, तो निश्चित रूप से औषधि गुणों के लिए इसका उपयोग जो होता है वो किया जाता है। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो देखिए, हाथियों का संरक्षण करना है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एलिफेंट होगा, नाम से यहाँ पर प्रश्न का उत्तर बन रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट जो था ये किया गया था। अब देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1992 के अंतर्गत। हाथियों के संरक्षण के लिए, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि प्रदूषण का मानव शरीर पर क्या प्रभाव होता है? तो ध्वनि प्रदूषण का निश्चित रूप से मानव शरीर पर प्रभाव सुनने की शक्ति कम होना, सिर दर्द, तनाव, अनिद्रा आदि बहुत सारी चीजें इससे देखने को हो सकती है। तो यहाँ पर सुनने की शक्ति का कम होना या उसका ह्रास होना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होगा? तो बायोमैग्निफिकेशन का यहाँ पर अर्थ मछलियों की वृद्धि, वनस्पतियों की अधिकता या फिर खाद्य श्रृंखला में विषैले तत्व की मात्रा बढ़ना, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा उत्तर होगा खाद्य श्रृंखला में विषैले तत्व की जो मात्रा बढ़ती है उसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और देखिए, ये जो बायोमैग्निफिकेशन होता है जिसमें कीटनाशक और कुछ भारी धातुएं जैसे डीडीटी, पारा आदि की मात्रा जो होती है जीव की खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, इससे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। आगे देखिए, जैव विविधता किसे कहेंगे? तो जैव विविधता जहाँ पर वनों की संख्या अधिक हो या फिर अलग अलग जलवायु हो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव और वनस्पतियों की विविधता हो, पर्वतों की ऊंचाई हो। तो यहाँ पर सी विकल्प हो जाता है जहाँ पर जीव वनस्पति सभी में विविधता देखने को मिले। ग्रीन हाउस का मुख्य कारण? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ही इसका मुख्य कारण होता है। ज़्यादा बात इस पर नहीं करेंगे, सिंपल सा प्रश्न है। आगे लेते हैं जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर शामिल नहीं होगी? वाष्पीकरण, संघनन, अपक्षय या फिर वर्षा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जल चक्र में अपक्षय जो होता है ये इसमें नहीं होगा। तो बाकी वाष्पीकरण हम देखते हैं, संघनन भी होता है, वर्षा भी शामिल होती है और अपक्षय जो होता है चट्टानों के टूटने से संबंधित चीजें होती है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे किस प्रकार के अनुकूलन दिखाते हैं? बड़े पत्ते और मोटी तना या कम पत्तियां, मोटा मोम जैसा आवरण, जल छोड़ने की क्षमता, तेज पसीना निकलना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं ये किस प्रकार का अनुकूलन दिखाते हैं? तो ये यहाँ पर दिखाते हैं कम पत्तियां और मोटा मोम जैसा आवरण। तो यहाँ पर ये हमारा इसमें उत्तर होगा, जिसमें हम उदाहरण के रूप में रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं जिसमें कैक्टस वगैरह आते हैं इनका उदाहरण ले सकते हैं। सफेद क्रांति किससे संबंधित होगी? तो यहाँ पर कपास उत्पादन, दूध उत्पादन या फिर धान की पैदावार, चीनी उत्पादन। तो ये दूध उत्पादन से संबंधित होगी सफेद क्रांति। यहाँ पर जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता या फिर नदियों का बहाव है, जल का असमर्थित उपयोग और प्रदूषण है, समुद्र का विस्तार है। तो यहाँ पर हम कहेंगे
कि जल संकट का जो प्रमुख कारण होता है वो निश्चित रूप से होगा जल का असमर्थित उपयोग और प्रदूषण, जिसके कारण हमें जल संकट जो है वो देखने को मिलता है। जल का अत्यधिक दोहन, इसका उपयोग ज़्यादा होना, ये सभी कारण इस पर जिम्मेदार होते हैं। वायु प्रदूषण मापने के लिए प्रयुक्त सूचकांक कौन सा है? तो यहाँ पर वायु प्रदूषण मापने के लिए हम पीएच स्केल, पीएसआई, एक्यूआई या यूवी स्केल, तो यहाँ पर हम उपयोग करते हैं इसके अंतर्गत एक्यूआई, जिसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा इसमें उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? तो इसमें जल को मीठा करने, जल की सफाई करने, जल वायुमंडल को ठंडा करने, जल को गर्म करने। तो जल की सफाई करने के लिए जो क्लोरीन गैस होती है, इसका उपयोग जो होता है किया जाता है। और निश्चित रूप से इसमें कीटाणुनाशक गैस होती है ये, जिसका उपयोग हम पानी से हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विज्ञान सिखाना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होना है या पर्यावरण के प्रति जागरूक और संरक्षण की भावना विकसित करना, पर्यटन को बढ़ावा देना। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संरक्षण की जो भावना है उसको विकसित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारा सही उत्तर। चलिए आगे लेते हैं। मधुमक्खी पालन का आर्थिक महत्व क्या होगा? तो यहाँ पर केवल शौक है, दूध उत्पादन है, शहद और मोम प्राप्त करना है, लकड़ी और प्राप्त करना है। तो देखिए शहद और मोम प्राप्त करना ही यहाँ पर मधुमक्खी पालन जो होगा, एपीकल्चर, इसका आर्थिक महत्व रहेगा। झूम कृषि का प्रयोग भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यहाँ पर राजस्थान उत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत है या महाराष्ट्र है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पूर्वोत्तर भारत है, जहाँ पर झूम कृषि जो है स्थानांतरित कृषि से भी कहा जाता है और यही यहाँ पर प्रचलित होती है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, काफ़ी अच्छा प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। 1973 में इसकी जो शुरुआत थी वो की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है हमारा, कोरल लीफ को किस नाम से यहाँ पर हम जानते हैं? तो देखिए कोरल लीफ समुद्र की अस्थियां हैं, या फिर हम कह सकते हैं समुद्र की झीलें हैं, समुद्र के वर्षावन हैं, या फिर समुद्र की आग है। तो देखिए कोरल लीफ जो होता है इसे हम समुद्र का वर्षावन आदि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा समुद्र के वर्षावन। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण कौन सा यौगिक है? तो यहाँ पर ओजोन परत की क्षति के लिए जो मुख्य कारण जिम्मेदार होता है वो होता है CFC, और जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। तो सी विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। सूखा क्या है? वर्षा की अधिकता है, तापमान का बढ़ना, लंबे समय तक वर्षा न होना, बर्फबारी होना। तो लंबे समय तक वर्षा न होना ही सूखा जो होता है वो कहलाता है। जैविक खेती का उद्देश्य क्या है? तो जैविक खेती निश्चित रूप से हम अधिक रसायन के प्रयोग या प्राकृतिक विधियों के द्वारा खेती करना, मशीनों से फसल काटना, अधिक सिंचाई। तो यहाँ पर जो हमारी जैविक खेती होती है वो निश्चित रूप से हमारे प्राकृतिक विधियों के द्वारा खेती करना सिखाती है। तो यहाँ पर प्राकृतिक विधियों के द्वारा खेती करना, ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तलछटी, आग्नेय, रूपांतरित या फिर कृत्रिम? तो यहाँ पर बात की जाए ग्रेनाइट की तो ये एक प्रकार की जो होती है आग्नेय चट्टान होती है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। अब देखिए ये जो आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय, अग्नि मतलब आग, तो ये पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है जब वो ठंडा होता है, उसके ठंडा होने से ये चट्टान जो होती है बनती है। यानी कि जो लावा होता है, मैग्मा होता है, जब पृथ्वी के अंदर ये आग के रूप में होता है और फिर धीरे धीरे ये ठंडा होता है, तो इससे जो चट्टानें बनती है जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? दोनों एक जैसे हैं। मौसम लंबे समय की स्थिति है, जलवायु एक दिन की स्थिति है, मौसम अल्पकालिक, जलवायु दीर्घकालिक स्थिति है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जलवायु और मौसम की बात की जाए तो मौसम जो होता है ये अल्पकालिक होता है, जलवायु जो होती है वो दीर्घकालिक होती है। तो ऑप्शन जो डी होगा वही हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा यहाँ पर।
आगे बात की जाए, दलदल के क्षेत्र में रहने वाले पक्षी किस प्रकार की पाँव रखते हैं? तो दलदल में रहने वाले जो पक्षी होते हैं ये नुकीले पंजे, झिल्लीदार पाँव, पंखदार पाँव या बालों से ढके हुए पाँव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये झिल्लीदार जो पाँव होते हैं वो इनमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा के कौन से स्रोत पारंपरिक होते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला और लकड़ी या ज्वारी ऊर्जा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा के स्रोत जो पारंपरिक होते हैं वो होते हैं कोयला और लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। पर्यावरणीय असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में वृद्धि, वर्षा का होना, शुद्ध हवा या पौधारोपण। तो देखिए, जनसंख्या में वृद्धि के लिए पर्यावरण असंतुलन के लिए जो प्रमुख कारण जिम्मेदार बनता है, कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हमें पर्यावरणीय असंतुलन देखने को मिलता है। बाघ, शेर, भालू किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो बाघ, शेर, भालू जो होते हैं ये उपभोक्ता आते हैं तृतीयक उपभोक्ता के रूप में, क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं और तृतीयक उपभोक्ता के रूप में ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बायोगैस किससे प्राप्त होती है? सूर्य की किरणों से, जल से या फिर जीवाश्म ईंधन से? गोबर और जैविक अपशिष्टों से। तो यहाँ पर बात की जाए बायोगैस की, तो बायोगैस जो होती है निश्चित रूप से गोबर और जैविक अपशिष्टों से ये प्राप्त होती है। तो गोबर और जैविक अपशिष्ट हमारा उत्तर होगा। पर्यावरणीय अध्ययन में अंतर विषय दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर बात की जाए पर्यावरणीय अध्ययन में अंतर विषय दृष्टिकोण की, तो यहाँ पर क्या ये केवल विज्ञान पर आधारित है, एक ही विषय पर केंद्रित है, विभिन्न विषयों के एकीकरण पर, या फिर केवल सामाजिक अध्ययन? तो निश्चित रूप से पर्यावरणीय अध्ययन में अंतर विषय दृष्टिकोण की बात की जाए तो विभिन्न विषयों के एकीकरण के साथ यहाँ पर इसको पढ़ाना होगा। ऑप्शन सी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था ये भारत में लागू हुआ था वर्ष 1972 में। तो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। सांभर झील किस राज्य में स्थित है और किस कारण से प्रसिद्ध है? तो सांभर झील जो होती है ये उत्तराखंड में मीठे पानी की झील है, राजस्थान में खारे पानी और नमक उत्पादन, केरल में बोट राइडिंग के लिए, या महाराष्ट्र में मत्स्य पालन के लिए। तो देखिए, राजस्थान के अंदर खारे पानी की झील है, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम सांभर झील कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, साबुन का कार्य पानी में क्या होता है? पानी को खारा करता है, पानी का ताप बढ़ाता है, पानी में तेल और गंदगी मिला करके हटाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साबुन का जो कार्य होता है वो क्या होता है? पानी में तेल और गंदगी मिला करके हटाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। साफ पानी की पहचान के लिए कौन से जीवाणु संकेतक होते हैं? तो साफ पानी की पहचान के लिए यहाँ पर कौन से जीवाणु संकेतक होंगे? तो यहाँ पर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस है, साल्मोनेला है या एस्चेरिया कोलाई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो होता है ये 5 जून, 22 अप्रैल, 1 जुलाई या 15 अगस्त। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी दिवस जो होता है ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो वनों की कटाई से क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाले हैं? वर्षा में वृद्धि होगी, जलवायु स्थिरता या जैव विविधता में कमी और जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण कम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वनों की कटाई से जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो जैव विविधता में कमी आएगी, जलवायु परिवर्तन होगा, ये सभी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तेल रिसाव समुद्र में किस समस्या को जन्म देता है? मछलियों के विकास को, समुद्री जीवों की मृत्यु, वर्षा में वृद्धि को, या फिर नई झीलें बनाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समुद्री जीवों की मृत्यु जो होती है वो तेल रिसाव के कारण जो होते हैं समुद्र के जल को विषैला बना देते हैं, जिससे मछलियाँ और अन्य जीव जो होते हैं वो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो समुद्री जीव जो होते हैं वो इससे प्रभावित होंगे। आगे देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे कहेंगे? वे क्षेत्र जहाँ पर केवल एक ही जीव पाया जाता है, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र जो संकट में है, या रेगिस्तानी क्षेत्र,
या ज्वालामुखी क्षेत्र। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होते हैं उन्हें यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो ये अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं जो कि संकट में हैं। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। बकरी पालन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? तो बकरी पालन खेती करने, ऊन प्राप्त करने के लिए, दूध और मांस के लिए, भूमि साफ करने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बकरी पालन जो होगा इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो दूध और मांस के लिए किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में कौन सा राज्य हिमालय पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है? तो यहाँ पर है पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, उड़ीसा। तो उत्तराखंड जो होगा ये हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इसका पारिस्थितिक तंत्र जो है विशिष्ट जैव विविधता और जलयुक्त होता है। तो उत्तराखंड हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। प्लास्टिक का मुख्य खतरा क्या है? तो यह खाया जा सकता है या फिर जल्दी विघटित हो जाता है, नष्ट नहीं होता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, यह स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यह नष्ट नहीं होता है और पर्यावरण को प्रदूषित करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? तो केवल प्रोटीन है, केवल कार्बोहाइड्रेट या सभी पोषक तत्व, जिसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर्स होते हैं, या केवल वसा? तो यहाँ पर होगा सभी पोषक तत्व इसमें शामिल होंगे। कचरे के पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कचरे के पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य सुंदरता बढ़ाना, पानी बचाना, पुनर्चक्रण, दुर्गंध फैलाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुनर्चक्रण में मदद के लिए इसको जो होता है ये पृथक्करण किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। मछली पालन का पर्यावरणीय लाभ क्या है? तो मछली पालन के लिए यहाँ पर जल स्रोत सूख जाते हैं, पोषक जल मिलता है, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल में जैव विविधता बनी रहती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मछली पालन का जो पर्यावरणीय लाभ होगा वो निश्चित रूप से होगा, जल में जैव विविधता बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, ईवीएस में प्रश्न पूछने की क्षमता किसका उदाहरण है? तो ये रटना, आलोचनात्मक सोच, याददाश्त या फिर श्रवण क्षमता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आलोचनात्मक सोच हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कौन सा उपाय यहाँ पर प्रभावी होगा? पाइप से बहाना, रिश्ते नलों को ठीक करना, टंकी भरने देना, नल को खुला छोड़ देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पानी की बर्बादी को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय यहाँ पर होगा रिश्ते हुए नल से जो पानी बह रहा है उन नलों को ठीक कर देना। दिशा बताने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है? तापमापी, बैरोमीटर, घड़ी, कंपास। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है कंपास। ईवीएस में हाथों के द्वारा सीखना यानी कि खुद लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या होगा? लर्निंग बाय डूइंग का मतलब सिर्फ पढ़ना, व्याख्यान सुनना, प्रयोग गतिविधि प्रेक्षण द्वारा सीखना, परीक्षा देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो खुद करके सीखा जाए, हाथों के द्वारा सीखा जाए, वो प्रयोग गतिविधि प्रेक्षण के द्वारा सीखना होगा, जिसमें विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। खेतों में प्रयोग होने वाले कीटनाशक पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं? जल स्रोतों को शुद्ध करते हैं, फसलों की उपज कम करते हैं, मृदा और जल को प्रदूषित करते हैं, मिट्टी को उपज बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खेतों में प्रयोग होने वाले कीटनाशक पर्यावरण को कैसे प्रभावित करेंगे? तो निश्चित रूप से ये हमारी मृदा और हमारे जल जो होते हैं उनको ये प्रदूषित करते हैं। साथ ही साथ मिट्टी के अंदर विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।